बहुत पुराने ज़माने की बात है। चीन में 5 भाई रहते थे। उनकी एक खास बात थी, पांचों भाई देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते थे। वो सभी अपनी माँ के साथ रहते थे। उनका छोटा सा घर समुद्र के पास था। पहला चीनी भाई पूरे समुद्र को निगल सकता था। दूसरे चीनी भाई की गर्दन लोहे की बनी थी। तीसरा भाई अपनी टांगों को खींचकर लंबा और बहुत लंबा बना सकता था। चौथे चीनी भाई को आग जला नहीं सकती थी और पांचवा भाई अपनी सांस को जितनी देर तक चाहे रोके रख सकता था। हर सुबह पहला चीनी भाई मछली पकड़ने के लिए समुद्र के किनारे जाता था। चाहे मौसम कितना भी खराब क्यों ना हो, वो हमेशा ही सुंदर और बेशकीमती मछलियां पकड़ कर लाता था। इन मछलियों को वो गांव की हाट में बड़े ऊंचे दामों पर बेचता था। एक दिन जब वो बाजार से वापस आ रहा था तो एक छोटे से लड़के ने उसे रोककर पूछा, क्या आप मुझे अपने साथ मछली पकड़ने के लिए ले चलेंगे? नहीं, यह संभव नहीं है, पहले चीनी भाई ने जवाब दिया। परंतु छोटे लड़के ने बहुत जिद करी और माना नहीं। उसने बड़ी आरजू मिन्नतें की। अंत में पहला चीनी भाई राजी हो गया। एक शर्त पर, उसने कहा, तुम्हें मेरी बात को फौरन मानना होगा। हाँ हाँ जरूर, छोटे लड़के ने वादा किया। अगले दिन सुबह पहला चीनी भाई और छोटा लड़का दोनों समुद्र के तट पर गए। याद रखना, पहले चीनी भाई ने कहा, तुम मेरे आदेश का तुरंत पालन करना। मैं जैसे ही इशारा करूं तुम फौरन वापस चले आना। हाँ हाँ कहकर छोटे लड़के ने अपना सिर हिलाया। उसके बाद पहले चीनी भाई ने समुद्र के पूरे पानी को पी लिया। पानी खत्म हो जाने से सारी मछलियां समुद्र की तलहटी पर सूखी रेत में फंस गई और छटपटाने लगी। समुद्र का अनमोल खजाना साफ दिखाई देने लगा। इतनी सुंदर चीजें देखकर छोटे लड़के की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो इधर से उधर दौड़ने लगा और अपनी जेबों में खूबसूरत सिप्पियां, अद्भुत शंख और नायाब चीजें भरने लगा। इतनी देर में समुद्र के किनारे पर पहले चीनी भाई ने कुछ मछलियां इकट्ठी करी। अभी तक उसने समुद्र को कसकर अपने मुंह में बंद करके रखा था, परंतु अब वो समुद्र को पकड़े पकड़े एकदम थक गया था। समुद्र को इस तरह मुंह में पकड़े रखना कोई आसान काम नहीं था। इसलिए उसने अपने हाथ से छोटे लड़के को तुरंत वापस आने का इशारा किया। लेकिन छोटे लड़के ने इशारा देखने के बाद भी उसका पालन नहीं किया। उसके बाद चीनी भाई ने बड़े जोर जोर से अपने हाथ पैर हिला हिलाकर छोटे लड़के को तट के पास आने का इशारा किया, परंतु क्या उस छोटे लड़के ने उसकी बात मानी? बिल्कुल भी नहीं। छोटा लड़का अपनी मस्ती में किनारे से और दूर दौड़ने लगा। तब पहले चीनी भाई से रहा नहीं गया। उसे अपने मुंह के अंदर समुद्र उफनता हुआ महसूस हुआ। उसने छोटे लड़के को वापस बुलाने की भरपूर कोशिश की, परंतु छोटे लड़के ने उसको बस देखकर मुंह चिढ़ाया और तो तेजी से वो दूर भागने लगा। पहले चीनी भाई ने समुद्र को अपने मुंह के अंदर पकड़े रखने की पूरी कोशिश की, परंतु अंत में दर्द से उसका मुंह फटने लगा और अगले ही क्षण सारा समुद्र एक झटके के साथ उसके मुंह से बाहर निकल आया। सूखा समुद्र अब पानी से लबालब भर गया और उसमें वो छोटा लड़का डूब गया। जब पहला चीनी भाई अकेले गांव वापस लौटा तो उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। कचहरी के जज ने उसका गला काट देने का आदेश दिया। फांसी वाले दिन पहले चीनी भाई ने जज साहब से विनती की, महाशय कृपया करके मुझे अपनी माँ से आखिरी बार मिलने का मौका दें, जिससे कि मैं उससे अलविदा कह सकूं। यह तो हर मुजरिम का हक है, जज साहब ने कहा और उसे अपनी माँ से मिलने की इजाज़त दे दी।
अनुमति मिलने के बाद पहला चीनी भाई घर गया और उसकी जगह पर दूसरा चीनी भाई वापस आ गया। सिर कटने की घटना को देखने के लिए पूरा का पूरा गांव चौपाल पर उमड़ पड़ा। जल्लाद ने अपनी तलवार से मुजरिम की गर्दन पर जोर का वार किया, परंतु दूसरा चीनी भाई हंसते हुए उठ खड़ा हुआ, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरे चीनी भाई की गर्दन लोहे की बनी थी और उसे कोई भी काट नहीं सकता था। उसे जिंदा देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे समुद्र में डुबोने का निर्णय लिया। सजा वाले दिन दूसरे चीनी भाई ने जज साहब से प्रार्थना की, क्या आप मुझे अंतिम बार अपनी मां से नहीं मिलने देंगे? मैं उनसे आखिरी अलविदा कहना चाहता हूं। अवश्य, यह तो तुम्हारा हक है, जज साहब ने कहा। अनुमति मिलने के बाद दूसरा चीनी भाई घर गया और उसकी जगह पर तीसरा भाई वापस आ गया। क्योंकि सभी भाई देखने में बिल्कुल एक समान थे, इसलिए किसी को भी कोई शक नहीं हुआ। तीसरे भाई को एक बड़ी नाव में समुद्र के बीच ले जाया गया। समुद्र के बीचों बीच पहुंचने के बाद तीसरे चीनी भाई को नाव से उठाकर समुद्र में फेंक दिया गया, परंतु उसने अपनी टांगों की लंबाई को बढ़ाना शुरू किया। उसकी टांगें लंबी और लंबी होती चली गई। अंत में वो समुद्र की तलहटी को छूने लगी। लोग उसे देखकर हैरान थे, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। उसका चेहरा अभी भी लहरों के ऊपर था। उसे कोई भी डुबो ही नहीं सकता था। इस नज़ारे को देखकर सभी गांव वाले गुस्से से झल्ला गए और उन्होंने उसे जिंदा जला डालने का निश्चय किया। जिस दिन उसे जलाया जाना था, उस दिन तीसरे चीनी भाई ने जज साहब से जाकर फिर प्रार्थना की कि आप मरने से पहले मुझे एक बार तो मां से मिलने और उनसे अलविदा कहने का मौका दे दें। अवश्य, जज साहब ने उसे मां से मिलने की इजाजत दे दी। तीसरा चीनी भाई घर गया, परंतु उसकी जगह चौथा भाई वापस आ गया। चौथे चीनी भाई को एक मजबूत लकड़ी के खंबे से बांधा गया और फिर खंबे को आग लगा दी गई। इस नज़ारे को देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा। कुछ समय बाद चारों ओर ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। उस समय चौथे चीनी भाई ने कहा, यहां तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। उसकी बात सुनकर लोग चिल्लाए, और लकड़ी लाओ। धीरे धीरे करके आग की लपटें आसमान को छूने लगी। अब तो मुझे जन्नत का मजा आ रहा है, चौथे चीनी भाई ने कहा। असल में उसे जलाया ही नहीं जा सकता था। गांव वाले ये सब देखकर गुस्से से आग बबूला हो गए। सबने चौथे चीनी भाई को भट्ठी में झोंक कर खत्म करने का निर्णय लिया। गांव वाले पूरी रात भट्ठी के सामने खड़े रहे। उन्हें डर था कि कहीं मुजरिम उन्हें चकमा देकर भाग ना जाए। सुबह होने पर लोगों ने भट्ठी का दरवाजा खोला और चीनी भाई को बाहर निकाला। बाहर निकलते ही चौथे चीनी भाई ने अपनी आंखों को मला और कहा, वाह, रात को मुझे बहुत मजेदार नींद आई। भट्ठी में से वो सकुशल निकल आएगा, इस बात पर किसी को यकीन ही नहीं हुआ। सब लोग हैरान होकर चीनी भाई को टकटकी लगाए देखते रहे। इतनी देर में जज साहब भी आ गए और उन्होंने कहा, हमने तुम्हें मौत के घाट उतारने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुम्हें खत्म करना हमारे लिए संभव नहीं हुआ। हो सकता है तुमने जुर्म किया ही ना हो और तुम बेगुनाह हो। हाँ हाँ, सभी गांव वाले एक साथ चिल्लाए। उसके बाद चीनी भाई को रिहा कर दिया गया और वो अपने घर वापस चले गया। उसके बाद पांचों चीनी भाइयों ने बाकी जीवन अपनी मां के साथ आराम से गुजारा।